गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। डी के एजुकेशन लर्नर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 16 है। अपना आकलन स्वयं करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यस। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सीटेट एग्जाम के अनुसार हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपका गद्यांश आएगा 91 से 99 तक। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश छोटा है आपका। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विसंकलित होते सिद्धांतों और उड़ते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं के परे जाकर कालजयी बन पाता है। चलिए भाइयों, इसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिसके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं। कुछ रचनाकार कहते हैं, हमारी साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी रचना समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परख पाता, बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। तो प्यारे साथियों, ये आपका हो गया गद्यांश। अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे हम। ओके, 91 क्वेश्चन। कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है? चलिए प्यारे साथियों, अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश आपको राइट आंसर लगाना है, ना कि अपने। तो क्या होगा? जो पाठकों का मनोरंजन करे, जो समाज का दर्पण हो, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करें। तो अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करें। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ओके, 92 क्या कह रहा है? कालजयी से क्या तात्पर्य? बताइए प्यारे साथियों। आपके गद्यांश में पूछा ना, कालजयी जो काल विशेष में बंधा हुआ हो, हर काल में प्रासंगिक हो, काल विशेष की सही व्याख्या करता हो, अल्पकाल तय। तो क्या होगा प्यारे साथियों? 92 का राइट आंसर यस, ऑप्शन नंबर 2 अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश हर काल में प्रासंगिक हो। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता प्रत्येक युग में बनी रहती है? अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज का मनोरंजन करते हैं, जो समाज को नैतिक बनाते हैं, जो समाज का विकास करते हैं। तो बताइए प्यारे साथियों, गद्यांश में आपका कहा गया है ना, जो समाज को जागरूक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, 94 क्या कह रहा है? साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? तो बताइए प्यारे साथियों, विकास की ओर अग्रसर समाज, पतन की ओर जाता हुआ समाज, उन्नतशील समाज या बिखरता हुआ समाज? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या पूछा है आपके गद्यांश ने? ऑप्शन नंबर 2 बोला था ना भाई, पतन की ओर जाता हुआ समाज। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, पद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? समाज की आधुनिक होने की, मूल्यों के बिखरने की, नए सिद्धांतों के बनने की, सामाजिक विघटन की? तो बताइए प्यारे साथियों, भाई गद्यांश के अनुसार क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई, मूल्यों के बिखरने के बारे में कहा गया है आपके गद्यांश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? विसंकलित में प्रत्यय। चलिए भाई, कौन सा प्रत्यय होगा? लित, ता, इत प्रत्यय या खलित प्रत्यय? तो भाई विसंकलित में प्रत्यय होगा इत प्रत्यय। ओके, इत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्या कह रहा है 97? समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? चलिए भाई, अभिमानी होगा, बेईमानी होगी, अत्यधिक बुरा होगा, क्या दुराचारी होगा? भाई, बद से बदतर होने की स्थिति क्या होती है? अत्यधिक बुरा होना। पूर्व ज्ञान दे गया आप लोगों का काम। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? बताइए प्यारे साथियों। विश्व में विश्व से संबंधित नियम, तत्व ज्ञान संबंधी निश्चित धारणा। तो बताइए प्यारे साथियों, विश्वास शब्द का अर्थ होगा एक निश्चित धारणा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 99 गद्यांश से चल रहा है।
समाज को गति कौन प्रदान करता है? चलिए भाई, विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा व साहित्य। तो भाई गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर 4 साहित्य के बारे में। अब प्यारे साथियों, ये आपका पद्यांश पूछ रहा है। प्रश्नों की संख्या 100 से 120 है। सेम अकॉर्डिंग आपके सीटेट एग्जाम के सिलेबस व पेपर के पैटर्न के अनुसार। चलिए, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तिमराचल में चंचलता का नहीं कभी आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर किंतु जरा गंभीर नहीं है। इनमें हास्य विलास हंसता है जो केवल तारा एक गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में, हृदय राज की रानी का यह वह करता है अभिषेक। तो बताइए प्यारे साथियों, बहुत प्यारा आपका ये पद्यांश है। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, तिमराचल में कह रहा है, चंचलता कह रहा है। तो इनके वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये बहुत प्यारा वर्ड है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। अब इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। गुथा हुआ घुंघराले काले काले बालों में, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। देखो मजा आया। चलिए अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100, दिवसा वाशान का संधि विच्छेद। बताइए क्या होगा? दिवधन अवशान होगा, दिवाधन अवशान होगा, दिवसाधन वशान होगा, दिवस धन आवशान होगा। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। दिवस धन अवशान, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब कौन सी संधि है, ये कौन मेरा भावी शिक्षक बताएगा? चलो कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? प्रकृति के बारे में हुआ है, वेदना का, नवचेतना का या प्रेम भाव का? अरे किसके बारे में पढ़ा है आपने भाई? प्रकृति के बारे में तो पढ़ा है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, हृदय राज की रानी। चलिए प्यारे साथियों, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या मेघ के लिए, आकाश के लिए या संध्या के लिए, तिमिर यानी अंधेरे के लिए? हृदय राज की रानी संध्या, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश। क्वेश्चन नंबर 103, संध्या सुंदरी किस तरह की आकाश में उतर रही है? चलिए भाइयों बताओ किस तरह के आकाश में उतर रही है? तारों भरे आकाश से, बादलों भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से या सूर्य लालिमा से भरे आकाश से? तो क्या होगा प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर। अरे भाई कहां से? बादलों भरे आकाश से, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, किसने हंसने की बात की है? चलिए भाई बताओ कौन हंस रहा है? अरे कौन हंस रहा है? मेरे बच्चे हंस रहे हैं क्या? वेरी गुड। मेघ, तारा, संध्या, आकाश। अरे भाई कौन हंस रहा है? पद्यांश के अकॉर्डिंग तारे हंस रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अतिशयोक्ति का, यमक का, अनुप्रास का या मानवीकरण का? बिल्कुल भाई, इसको मानवीकरण या मानवीकृत किया गया है ना इस पद्यांश को। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है आपके यहाँ से। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट का आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है भाई प्यारे साथियों? बताइए। विविध प्रभाव होगा, कक्षाई प्रभाव होगा, भाषा परीक्षण का प्रभाव होगा या पुनर्बलन का प्रभाव होगा? अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट का आकलन क्या प्रभाव करेगा भाई? कक्षाई प्रभाव होगा ना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए। भाई क्यों अनुसरण करना चाहिए? योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण क्यों करना चाहिए? चलिए भाइयों, बच्चे की सांस्कृतिक और भाषा को महत्व देने के लिए, अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देना, बच्चों की भाषा को तो सन्मुक्त करता है परंतु उसकी संस्कृति को प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। तो बताइए प्यारे साथियों, योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व मिलता है, देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली,
तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है, ध्वन्यात्मकता कहा जाता है, छंद शास्त्र कहा जाता है, प्रशासनिक अध्यादेश कहा जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए प्यारे साथियों, निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराज की भाषा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप को लोक भाषा। चलिए तो अब बताइए क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 109 का? अरे भाई, आपका क्वेश्चन है निगेटिव, आपको बताना है निगेटिव आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। सांस्कृतिक आधुनिक भारतीय भाषा है। भाई, क्या बात सही है? संस्कृत आधुनिक या नवीन भाषा है ये? नहीं, ये तो बहुत प्राचीनतम भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाएगा? चलिए भाई, सहयोगात्मक अधिगम कहलाएगा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता कहलाएगा, भाषाई खेल कहलाएगा, निर्देशन और परामर्श। तो क्या होगा राइट आंसर? अरे मेरे भाई, क्या कर रहे हैं वो? सहयोगात्मक अधिगम, है ना? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए, क्लास में मजा आ रहा है? भाई लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, देखना दोस्तों, गुरुदक्षिणा तो देते चलो यार। क्वेश्चन नंबर 111, एक अध्यापक ने बच्चों के रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाले कार्य दिए हैं। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? चलिए प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे। शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना है, व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना है, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना है, या समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना है। तो क्या होगा प्यारे साथियों? रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्दावली, शब्द संपदा से परिचित करवाने के लिए क्या कराओगे आप? अरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 होगा ना इसका सही आंसर। शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? चलिए भाई, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1? उपयोगितावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी या अंतःक्रियात्मकवादी? तो क्या होगा प्यारे साथियों राइट आंसर? यस, व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यस, समझ में आया ना? अधिगम का कौन सा मत है कि इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? व्यवहारवादियों के द्वारा उन्होंने वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? थीम कहलाता है, सेंटिंग कहलाता है, कथानक, क्लाइमेक्स? तो बताइए प्यारे साथियों, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? अरे भाई, उसे सेंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये नया शब्द मिला हो आप लोगों को। किसी भी कहानी का समय और स्थान सेंटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कमेंट करके बताना, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? चलिए भाई, क्या कहा जाएगा भाई? रोल प्ले कहा जाएगा ना, या ड्रामा कहा जाएगा? अभिनय की कक्षा लगवा दी, निर्देशन? तो क्या है भाई, सारे के सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? रोल प्ले ही तो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मजा आया ना? क्वेश्चन को बड़ा किया था, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। यह अधिगम के लिए क्या कर रही है? चलिए प्यारे साथियों,
वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। बात तो ठीक लग रही है भाई। वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में सहायता कर रही है। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है। तो बताइए प्यारे साथियों, भाई क्या कर रही है? वास्तविकता की चीज दिखा रही है ना वो। तो वह अधिगम को, ऑप्शन नंबर वन, और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। यस, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? भाई निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना या पॉज कर देना, बोलने की गति, वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाली महिलाएं हैं या पुरुष हैं, या वक्ताओं की संख्या। तो क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर भाई। वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाली महिलाओं या पुरुषों के बारे में, जेंडर विविधता के बारे में कह रहा है ना ये। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? संप्रेक्षण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए। विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर, भाषा अस्मिता और सांस्कृतिक भिन्न भिन्न अस्मिता आशित अस्तित्व रखती है। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? अरे भाई, ऑप्शन नंबर वन होगा ना। संप्रेक्षण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। भाई एक दूसरे से बातचीत करने से सामाजिक संबद्धता तो स्थापित होती है ना। बेसिक सी बात है ये। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? भाई ग्रहण करने वाले कौशल हैं, जिनसे आप किसी भी चीज को ग्रहण करते हो। सुन लो भाई। ऑप्शन नंबर वन, श्रवण और बोलना। ऑप्शन नंबर टू, बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर थ्री, पठन और लेखन, पढ़ना व लिखना। ऑप्शन नंबर फोर, सुनना व पढ़ना। तो बिल्कुल भाई, आप किसी भी चीज को पढ़ोगे तो कैसे ग्रहण करोगे? सुनोगे समझोगे तो कैसे होगा भाई? तो वो आप सुनकर ही तो ग्रहण करोगे और पढ़ करके ग्रहण करोगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको संभल के करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रहण कौशल कौन से हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, श्रवण में क्या शामिल होता है? चलिए प्यारे साथियों, सीधी सीधी बात है कि सुनने के लिए क्या शामिल होता है? ध्वनि सुनना, ध्वनियां जैसे कि तदनुसार डिकोड करना। ऑप्शन नंबर टू क्या कह रहा है? विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर थर्ड, विषय की पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर फोर, ध्वनियों की पहचान करना और उससे अर्थ निकालना। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो क्या होगा भाई? श्रवण में क्या शामिल होता है? अरे भाई ऑप्शन नंबर फोर होता है ना, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, नंबर 16 यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट। आई होप यू आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ अपने सर के लिए, अपने भाई के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पे एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।